नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है। आज का ये वीडियो अकाउंटिंग टर्म 4 पे आधारित है, जिसमें मैं आप सभी को एक्सपेंडिचर के बारे में बताऊंगा और उनके क्लासिफिकेशंस के बारे में बताऊंगा बहुत ही आसान तरीके से, लाइक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अकाउंटिंग टर्म पे मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो बना रखा है, जिसमें मैंने एसेट्स, लायबिलिटी और उसके टाइप्स के बारे में बताया है, अकाउंट पेबल और अकाउंट रिसीवेबल के बारे में बताया है, गुड्स और एसेट्स के बीच में डिफरेंसेस को बताया है, परचेज और सेल वर्ड कहाँ पर यूज़ होते हैं, कहाँ पर नहीं यूज़ होते हैं, उसके बारे में बताया है फिगर की सहायता से बहुत ही आसान तरीके से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम समझते हैं एक्सपेंडिचर क्या होता है। स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग अ लायबिलिटी, स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग अ लायबिलिटी फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। किस पर्पज से? एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज को एक्वायर करने के पर्पज से स्पेंडिंग मनी या फिर इंकरिंग लायबिलिटी इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। क्लियर? हिंदी में समझते हैं। परिसंपत्ति या सेवाओं क्रय करने के लिए दायित्व वहन करना या फिर धन को खर्च करना क्या कहलाता है? व्यय कहलाता है। मीन्स कि किसी एसेट्स को, गुड्स को या फिर सर्विस को एक्वायर करने के लिए या फिर परचेस करने के लिए किया गया धन क्या? खर्च। किया गया धन का खर्च या फिर दायित्व का वहन क्या कहलाता है? व्यय कहलाता है, एक्सपेंडिचर कहलाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके क्लासिफिकेशंस की ओर। तो क्लासिफिकेशंस में सबसे पहले क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सबसे पहले क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, मैं आपको पहले आसान तरीके से एक सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूं, ताकि डिफिनीशन जब मैं आपको समझाऊं तो आपको समझ में आए। मान लीजिए कि आपके पास एक एसेट्स है, आपके पास एक प्लांट एंड मशीनरी है। ठीक है, अभी वो 1000 पर आवर प्रोडक्ट को निकालता है, प्रोड्यूस करता है। आप चाहते हैं कि इसकी कैपेसिटी में वृद्धि हो, इसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर जाए और 1 घंटे में, पर आवर में ये 1500 यूनिट प्रोड्यूस करें 1000 की जगह। ठीक है, आपने इंजीनियर को बुलाया, इंजीनियर ने आपको सजेस्ट किया कि अगर इसके एक स्पेशल पार्ट जो है वो घिस चुका है, अगर हम उसे चेंज कर दें तो क्या होगा? इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। कैपेसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। तो उस पार्ट को आप क्या करेंगे? चेंज कराएंगे। तो उस पार्ट को उस प्लांट में जब चेंज कराएंगे तो उससे क्या होगा? उसकी एक तो कैपेसिटी इंक्रीज करेगी और दूसरी जो उस प्लांट की लाइफ होगी वो भी बढ़ जाएगी। ठीक, तो ऐसे टाइप के एक्सपेंडिचर जो आप करेंगे, खर्च करेंगे, व्यय करेंगे, उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ले दे के बाद क्या है कि ऐसा कोई खर्च जो कि असेट्स को खरीदने में, एक्वायर करने में, या फिर आपके पास जो एग्जिस्टिंग एसेट्स पहले से पड़ा हुआ है उसकी लाइफ में वृद्धि करने के लिए, या फिर एग्जिस्टिंग एसेट्स के कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए खर्च किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, तो पढ़ते, अब हम एक बार डिफिनीशन को पढ़ते हैं। तो डिफिनीशन क्या कह रहा है? एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स। ठीक, जैसा कि मैं बताया, एक्सपेंडिचर किस पर्पज से किया जाता है? किसी एसेट्स को एक्वायर करने के लिए। टू इनहेंस द कैपेसिटी ऑफ एन एग्जिस्टिंग एसेट्स, या फिर कोई एग्जिस्टिंग एसेट्स है उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए। दैट रिजल्ट, उसका रिजल्ट क्या आता है? इंक्रीजिंग इट्स लाइफ स्पैन। उसका रिजल्ट क्या मिलता है कि जो आपके पास एसेट्स है उसकी लाइफ क्या होती है? बढ़ जाती है। तो ऐसे टाइप के एक्सपेंस को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। हिंदी में समझते हैं। परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए किया गया व्यय मौजूदा परिसंपत्ति की क्षमता को बढ़ाने के लिए, जो इसके जीवन काल को बढ़ाने में परिणाम करता है। तो ऐसे टाइप के एक्सपेंस को क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल लेकर बताया था कि किसी एसेट्स को अधिग्रहण, एक्वायर करने के लिए, या फिर किसी एसेट्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, जो कि उस एसेट्स के लाइफ को बढ़ाता है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के एक्सपेंस को क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट्स को समझ लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? टर्म। सबसे पहला पॉइंट क्या है? टर्म।
लॉन्ग टर्म। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं उनका नेचर क्या होता है, लॉन्ग टर्म। उनका नेचर क्या होता है, लॉन्ग टर्म, दीर्घ अवधि के लिए होते हैं। ठीक, सब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, वैल्यू एडिशन इनहेंस द वैल्यू ऑफ एन एग्जिस्टिंग एसेट्स। जो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं वो क्या करते हैं, आपके एग्जिस्टिंग एसेट्स के वैल्यू क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। एग्जिस्टिंग एसेट्स के वैल्यू क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया 1 लाख की मान लीजिए आपके पास कोई मशीनरी है, आप उसमें कोई 20,000 का पार्ट चेंज करा देते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, अब मशीन की वैल्यू बढ़ गई। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो आपके एग्जिस्टिंग एसेट्स की वैल्यू को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, फिजिकल एग्जिस्टेंस। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, जिन पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जिन चीज़ों पे किए जाते हैं वो क्या होते हैं, फिजिकल एग्जिस्ट करते हैं, हैव अ फिजिकल प्रेजेंट एक्सेप्ट फॉर इंटेंजिबल एसेट्स। अमूर्त संपत्तियों को छोड़कर अन्य संपत्तियों के लिए भौतिक उपस्थिति होती है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो इनटेंजिबल एसेट्स है उसे हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, उसे छोड़कर बाकी जो होती हैं वो फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं। पॉइंट नंबर 3, इम्पैक्ट ऑन रेवेन्यू डू नॉट रिड्यूस बिजनेस रेवेन्यू। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो बिजनेस रेवेन्यू को आपके रिड्यूस नहीं करते, मतलब कि आपके बिजनेस की जो रेवेन्यू है उनको घटाने के उद्देश्य से नहीं किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बताया था अभी पीछे, जैसे कि मान लीजिए कोई मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, मैंने बताया कि पर आवर 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, आप उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कोई पार्ट चेंज कराते हैं, अब वो 1500 पर आवर यूनिट देगी आपको प्रोड्यूस करके। तो इससे क्या हुई, आपकी रेवेन्यू बढ़ी न कि घटी। तो वही कहने का मतलब है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो आपके रेवेन्यू को घटाता नहीं है बल्कि बढ़ाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपने कोई बिल्डिंग परचेस कर ली तो इस टाइप के एक्सपेंस क्या होंगे, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएंगे। कोई कार या फिर मोटरसाइकिल परचेस कर ली, ये भी क्या माना जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। या फिर कोई आपने ऑफिस फर्नीचर परचेस कर लिया तो ये भी क्या माना जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, बेनिफिट इसके क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट फॉर बिजनेस। जो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर किए जाते हैं उनका नेचर क्या होता है, लॉन्ग टर्म नेचर का होता है। मैंने ऊपर भी बताया था, तो इनके बेनिफिट भी क्या होंगे, लॉन्ग टर्म नेचर के होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ही पीछे कि जैसे मान आपने क्या किया, कोई एसेट्स में कोई पार्ट चेंज कराया, तो ऐसा तो है नहीं कि अब वो पार्ट एक ही महीने में या एक ही साल में घिस के खत्म हो जाएगा, जी नहीं, वो कई सालों के लिए आपको बेनिफिट देता रहेगा। तो इसका जो नेचर होता है, बेनिफिट नेचर क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है। अपीयरेंस देखिए, इट अपीयर्स एन एसेट्स इन द बैलेंस शीट। इसको हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में एज अ एसेट्स की तरह अपीयर करते हैं, दिखाते हैं। अगर हमने कोई एसेट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तो उस कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या करते हैं, एज अ एसेट्स हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं, अपीयर करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूं कि जैसे मान लीजिए आप की ऑफिस है, तो ऑफिस में छोटे मोटे खर्च ऐसे होते होंगे, छोटे मोटे खर्च दिन प्रतिदिन ऐसे होते रहते होंगे जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी हैं, डे टू डे एक्टिविटीज के लिए जरूरी हैं। फॉर एग्जांपल क्लाइंट आ गए तो क्लाइंट के लिए टी कॉफ़ी मंगाना, आपके अकाउंटेंट हैं तो उनके लिए जो है कि पेंसिल चाहिए, पेन चाहिए, बुक्स चाहिए लिखने के लिए। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, डे टू डे मेंटेन हमें करनी ही होती हैं, इनके बिना आपकी ऑफिस चल नहीं पाएगी। तो ऐसे टाइप के एक्सपेंस को क्या बोलते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। डिफिनीशन से समझते हैं, द एक्सपेंस इनकर्ड फॉर मेंटेनिंग। जो इस टाइप के खर्च होते हैं रिवेन्यू टाइप के, वो क्या क्या किस पर्पज से किए जाते हैं, मेंटेनिंग द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस। किसी बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज को मेंटेन करने के लिए किया गया खर्च रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। ठीक है, हिंदी में समझते हैं, किसी व्यवसाय की दिन प्रतिदिन की गतिविधियां बनाए रखने के लिए किया गया व्यय क्या कहलाता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। क्लियर। अब कुछ पॉइंट्स को समझ लेते हैं। तो पॉइंट में सबसे पहले टर्म, तो टर्म में क्या होगा, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने बताया था वो लॉन्ग टर्म के लिए था।
वैल्यू एडिशन डज नॉट इनहेंस द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स। रिवेन्यू टाइप के जो खर्च होते हैं वो आपके एग्जिस्टिंग एसेट्स की वैल्यू को बढ़ाते नहीं हैं, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाता है, इनहेंस करता है। फिजिकल एग्जिस्टेंस डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। इन टाइप के खर्चों का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर के टाइप के खर्चों का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। इम्पैक्ट ऑन रिवेन्यू, रिड्यूस बिजनेस रिवेन्यू। ये क्या करते हैं, आपके बिजनेस रिवेन्यू को रिड्यूस भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने दिन प्रतिदिन जो एक्टिविटीज़ करने के लिए खर्च कर रहे हैं वो आपकी बढ़ गई, तो आपके रिवेन्यू क्या होंगे, आपके प्रॉफिट्स क्या होंगे, घटेंगे। जो छोटे मोटे टाइप के एक्सपेंस है वो आपकी रिवेन्यू को, प्रॉफिट को क्या करेंगे, घटाएंगे। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऐसा नहीं होता है, वो आपकी रिवेन्यू को बढ़ाते हैं न कि घटाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बेनिफिट, शॉर्ट टर्म बेनिफिट फॉर बिजनेस। जो रेवेन्यू टाइप के एक्सपेंस होते हैं उनका बेनिफिट क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, विद इन 1 ईयर, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो 1 ईयर प्लस होते हैं, 1 ईयर से ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। अपीयरेंस, इट ऑलवेज अपीयर इन द इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता, ध्यान दीजिएगा। जो रेवेन्यू टाइप के खर्च होते हैं वो इनकम स्टेटमेंट में दिखते हैं, न कि बैलेंस शीट में। लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो क्या, कहाँ दिखते हैं, बैलेंस शीट में दिखते हैं। तो ये है आपके। अब फॉर एग्जांपल जैसे आप देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो पेमेंट किया वो 1 मंथ का होगा, फिर नेक्स्ट मंथ आप अगले महीने करेंगे, तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करेंगे। तो ये जो है आपके रिवेन्यू नेचर कहलाते हैं, ना कि कैपिटल नेचर के, ठीक है। रेंट दिया आपने, मान लीजिए अपनी ऑफिस के लिए रेंट दिया, या फिर आपको कहीं से रेंट मिला, तो सॉरी रेंट मिला नहीं, रेंट आपने पेड किया, तो ये टाइप के एक्सपेंस क्या कहलाते हैं, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस कहलाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। अब मैं आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों एक साथ मर्ज करके एक बार फिर से बताता हूं। मैंने आपको पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर समझा दिया, फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझा दिया। अब मैं एक बार दोनों को मर्ज करके समझाता हूं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो, ठीक है। तो मर्ज करके देखिए, सबसे पहले हम आते हैं टर्म पे। तो जो टर्म होता है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का शॉर्ट टर्म होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लॉन्ग टर्म होता है। दूसरा, वैल्यू एडिशन। रिवेन्यू जो एक्सपेंडिचर होता है वो आपके एग्जिस्टिंग एसेट्स की वैल्यू को इन्हेंस नहीं करते हैं, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो एग्जिस्टिंग एसेट्स है उसकी वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, इन्हेंस करते हैं। फिजिकल एग्जिस्टेंस, जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर टाइप के जो एक्सपेंस होते हैं उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। इम्पैक्ट ऑन रिवेन्यू, जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो आपकी रिवेन्यू को डिक्रीज करता है, घटाता है, रिड्यूस करता है, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा नहीं करता, वो आपकी रिवेन्यू को डिक्रीज नहीं करता। बेनिफिट, रिवेन्यू नेचर जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं, बेनिफिट उनके। अपीयरेंस, इट ऑलवेज अपीयर, जो रिवेन्यू होता है एक्सपेंडिचर वो हमेशा इनकम स्टेटमेंट में दिखाया जाता है, जबकि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो हमेशा बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। तो ये थे आपके दोनों में बेसिकली डिफरेंस। आप एक को याद रखिए, दूसरा अपने आप बन जाएगा, दूसरा जस्ट उसका अपोजिट होता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। अब हम बढ़ते हैं टाइप 3 की ओर, डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या होते हैं, पहले मैं आपको फॉर एग्जांपल समझाता हूं ताकि आपको डिफिनीशन पढ़ने के बाद समझ में आए। मान लीजिए आपने टीवी पे कई सारे ऐड देखे होंगे जो बड़े बड़े सुपरस्टार करते हैं। तो मान लीजिए नवरत्न तेल है, उसका ऐड कौन करता है, अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन ऐड करते हैं तो क्या वो 1 लाख 2 लाख रुपए लेते होंगे, जी नहीं, कम से कम कुछ नहीं तो एक ऐड के वो 2500 लाख रुपए लेते होंगे। तो जो 25 लाख रुपए कंपनी, नवरत्न कंपनी उन्हें पेड कर दी, तो क्या वो कंपनी उस 25 लाख के अपने खर्च को एक ही साल में रिकवर कर लेगी? ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। एक ही साल में रिकवर नहीं कर सकती उस 25 लाख को। तो कंपनी क्या करेगी, उसे कई सालों में, आने वाले कई सालों में क्या करेगी, धीरे धीरे करके उसके बेनिफिट को लेगी और उसे रिकवर करेगी। तो ऐसे टाइप के जो खर्च होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिनका बेनिफिट हम आने वाले कई वर्षों तक लेते रहते हैं।
अब हम डिफिनीशन को समझते हैं। तो डिफिनीशन क्या कह रहा है कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एन इज एन एक्सपेंडिचर विच इज रेवेन्यू इन नेचर and incurred during a accounting period, but its benefit are to be derived in multiple future accounting period। तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या कर रहा है कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है, एक ऐसा खर्च होता है जो कि विच इज रिवेन्यू इन नेचर, जिसका नेचर क्या होता है, रिवेन्यू नेचर का होता है, एंड इनकरिंग ड्यूरिंग अ अकाउंटिंग पीरियड, जो कि एक अकाउंटिंग पीरियड में क्या किया जाता है, खर्च किया जाता है, बट लेकिन इट्स बेनिफिट आर टू बी डिराइव्ड इन मल्टीपल फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड, लेकिन उसका जो बेनिफिट होता है वो हम आने वाले कई सालों तक लेते रहते हैं। तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है कि एक ऐसा खर्च है जो कि नेचर में तो रिवेन्यू होता है, बट उसे हम किसी एक अकाउंटिंग पीरियड में खर्च करते हैं, परंतु उसका लाभ, उसका बेनिफिट आने वाले कई वर्षों तक हम लेते रहते हैं। हिंदी में पढ़ते हैं। तो हिंदी में क्या कह रहा है कि अस्थगित राजस्व व्यय एक व्यय है जो प्रकृति में राजस्व होता है, उसका नेचर क्या होता है, मैंने बताया रिवेन्यू होता है, और एक लेखा अवधि के दौरान होता है। ठीक है, किसी एक अकाउंटिंग पीरियड में हम उसे खर्च करते हैं, लेकिन इसका लाभ भविष्य के कई लेखांकन अवधि के में प्राप्त करते हैं, लेकिन उसका जो लाभ होता है, बेनिफिट होता है, आने वाले कई अकाउंटिंग पीरियड में हम उसे लेते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया है आपको, होर्डिंग यहाँ पे दिखाया है, एक होर्डिंग, यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट का होर्डिंग है, तो वो ये होर्डिंग आने वाले कई वर्षों तक लगा रहेगा, उसका बेनिफिट हम कई वर्षों तक लेते रहेंगे। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल नवरत्न तेल का आपको बताया था, तो नवरत्न तेल में 25 लाख रुपए अमिताभ बच्चन का ऐड हो गया खर्च, उसके बाद और भी खर्च हुए होंगे उसमें, तो पूरे जो एक्सपेंडिचर है मान लीजिए 30 लाख रुपए उस ऐड को बनाने में लगे हैं, तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कॉस्ट कितना पड़ा, 30 लाख रुपए। तो कंपनी क्या करेगी, एज अ असेट्स 30 लाख रुपए को अपने एसेट्स में दिखाएगी, और आने वाले कई वर्षों तक उसमें से थोड़े थोड़े अमाउंट को निकालती रहेगी और अपने प्रॉफिट एंड लॉस इनकम स्टेटमेंट में दिखाती रहेगी। फॉर एग्जांपल 30 लाख रुपए का मान लीजिए खर्च तो हो गया, अब कंपनी ने मान लिया कि ये 30 लाख रुपए है, वो मान लीजिए कि 30 वर्षों तक बेनिफिट देगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो 30 लाख रुपए है वो हमें 30 वर्षों तक बेनिफिट देगा, मीन्स की जो खर्च है एडवर्टाइजमेंट की प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए हमारे लिए पड़ेगी। तो कंपनी इसकी अकाउंटिंग कैसे करेगी, 30 लाख रुपए एसेट्स में तो दिखा देगी, बट अगले वर्ष क्या करेगी, उसमें से 1 लाख रुपए घटाएगी और 1 लाख रुपए को निकालकर कहां डाल देगी, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, एक्सपेंस साइड में। तो इस वर्ष का खर्च कितना हो गया, 1 लाख, और अब हमारा एसेट्स कितना बच गया, 29 लाख रुपए का। तो ये होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं भी और अच्छे वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियो, थैंक यू।